नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित हो रही है परीक्षा जिसका नाम है मुख्य सेविका परीक्षा। हमने पूरे मुख्य सेविका परीक्षा के जो पाठ्यक्रम निर्धारित थे उस पाठ्यक्रम के अनुसार हमने अपनी कक्षाएं समाप्त कर ली हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं। 50 प्रश्नों की एक हमारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आ रही है, उसको हम बखूबी पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए यह प्रैक्टिस श्रृंखला आपको सफलता दिलाने में रामबाण का काम करेगी। यह हमारी चौथी कक्षा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके पूरे होंगे सपने। मुख्य सेविका परीक्षा 2023। आइए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 4। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वयस्क पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया है। 9.5 से 11.5 ग्राम, 7.6 से 9.6, 12 से 14 यूनिट और 17.5 से 19.5। तो हम जानते हैं कि एक वयस्क पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर 9.5 से 11.5 होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन निमोनिया से भी बचाव करती है? 4 वैक्सीनों का नाम दिया है। ओपीवी, पेंटावेलेंट, एमएमआर, बीसीजी। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा है। पेंटावेलेंट जो है हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो निमोनिया से भी बचाव करती है। आगे में से एनीमिया के उपचार हेतु कौन सा खनिज लवण उपयोग किया जाता है? आयोडीन, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, खून की कमी। आंकड़े बता दूं कि मतलब एनीमिया की बीमारी औरतों में सबसे ज्यादा है। तो 4 ऑप्शन है, आयोडीन, कोबाल्ट, आयरन और जिंक। तो हमारा ऑप्शन क्या है? आयरन। आयरन जो है एनीमिया की कमी को रोकता है या एनीमिया के उपचार हेतु दिया जाने वाला खनिज लवण है। रक्तस्राव का क्या अर्थ होता है? रक्तस्राव रक्त का बहना, रक्त का रुकना, रक्त का कम होना और रक्त का अधिक होना। तो रक्तस्राव का अर्थ होता है रक्त का बहना। अब टोडलर है 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे। टोडलर से क्या समझते हैं? 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको टोडलर की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, फीडिंग मतलब दूध पिलाना। डिमांड फीडिंग मतलब जब डिमांड हो तभी हम दूध पिलाएं। 4 ऑप्शन है, इसे आप क्या समझती हैं? बच्चे के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना, बच्चे को मां से चिपटा कर रखना, बच्चे का पहला हरा पीला मल, बच्चे में अपचित भोजन का बाहर निकलना। तो डिमांड फीडिंग मतलब होता है कि जब बच्चे को भूख लगे तब उसको दूध पिलाना, बच्चे के भूखा होने पर ही उसे दूध पिलाना डिमांड फंड कहलाता है। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस के महासचिव कौन है? 4 ऑप्शन है, जेम्स लॉयल, एलन कोहेन, रॉबर्ट मार्डिनी और जॉन टर्नर। तो रेड क्रॉस के महासचिव रॉबर्ट मार्डिनी हैं। अगला प्रश्न, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1946, 1948, 1976 और 1984। तो हम जानते हैं कि यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। अगला आज का हमारा प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। 4 ऑप्शन दिया है, जेनेवा, रोम, कराची और दिल्ली। तो WHO का मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा में। अब देखिए अगला प्रश्न, यूएनएफपीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1956, 1964, 1984 और 1969। तो हम जानते हैं यूएनएफपीए की स्थापना 1969 में हुई थी। आप लोगों के लिए होमवर्क है, सब चीजें बताई ही नहीं जाएगी। थोड़ा सा आप जितनी चीजें दी जा रही हैं अगर उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फुल फॉर्म याद करिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। जो ऑप्शन में दिया गया है उससे इतर कोई प्रश्न बनता है तो उसको आप टटोलिए गूगल पे। यूएनएफपीए की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कृषि क्षेत्र में देखी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या ये सभी। तो जो हमारा एग्रीकल्चर का एरिया है तो उसमें हम इन तीनों प्रकार के बेरोजगारियों को देख सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ऑप्शन डी सभी सही। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1955, वर्ष 1964, वर्ष 1961 और वर्ष 1981। तो हम जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। वनस्पति तेल का क्या स्रोत है? मूंगफली, सोयाबीन, सरसों। तो वनस्पति तेल का क्या सोर्स है? सभी, मूंगफली भी, सोयाबीन भी, सरसों भी। वनस्पति तेल पूछा जाता है कि तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई दो प्रकार के हमने विटामिन बताया था, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, 4 प्रकार के होते हैं। तो जो वनस्पति तेल का जो स्रोत है कौन सा है? मूंगफली, सोयाबीन, सरसों। तो वनस्पति तेल का सभी सोर्स है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। आगे, सूखे मेवे में क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, नहीं वाले पे गौर करना है। प्रश्न को ऑप्शन देखकर कि सब ऑप्शन तो सही ही लग रहा है, जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है। सूखे मेवे में क्या शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, काजू, किशमिश, अखरोट और हल्दी। तो सूखे मेवे में हल्दी नहीं शामिल है। हल्दी क्या है? हल्दी मसाला है। हल्दी क्या है? मसाला है। बच्चों को खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए? दलिया, हरी सब्जी, अनाज या ये सभी। तो जो बच्चे हैं उनको दलिया भी खिलाइए, हरी सब्जी भी खिलाइए, अनाज भी खिलाइए। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, 6 से 12 माह तक के शिशु के पोषण में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, नियासिन। तो जो 6 से 12 माह का जो बच्चा है उसके आहार में, पोषण में ये सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी पोषण आवश्यकताओं में क्या शामिल है? आयरन, जस्ता, मैग्नीशियम, ये सभी। तो जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके पोषण में हम आयरन को भी शामिल करेंगे, जस्ता को भी शामिल करेंगे और मैग्नीशियम को भी शामिल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला, स्टेपल आहार के रूप में ऊर्जा प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं आलू, टेपिओका, रतालू, ये सभी। तो जो स्टेपल आहार है उसके रूप में ऊर्जा प्राप्ति है, तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? दी जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण दूध चूर्ण में प्रोटीन कितना होता है? जो संपूर्ण दूध का जो चूर्ण होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है? पहला ऑप्शन 12%, दूसरा ऑप्शन 14%, तीसरा ऑप्शन 26% और चौथा ऑप्शन 38%। तो जो संपूर्ण दूध होता है उसके चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा 26% होती है। अगला, दूध का खमीरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन लैक्टिक एसिड, दूसरा ऑप्शन अम्लराज, तीसरा पाइरुविक अम्ल और चौथा साइट्रिक अम्ल। तो हम जानते हैं कि जो दूध का खमीरीकरण होता है वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। वसा से उत्पन्न होता है 2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा और 14 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अभ्यास या अनुभव से होता है, अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। तो अधिगम के बारे में सत्य कथन क्या है? यह तीनों कथन सत्य है। अगला हमारा है, परामर्श के सिद्धांतों में शामिल है। परामर्श के सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? परामर्श हेतु शांत एवं भीड़ रहित स्थान का चयन चाहिए। परामर्श प्रारंभ करने से पूर्व परामर्शदाता को, परामर्शग्राही को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह उसकी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। अगला ऑप्शन है सी कि परामर्श परामर्शग्राही की आवश्यकता अनुसार दिया जाना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला, अमान्य विवाहों में शामिल नहीं था। 4 विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, आर्ष विवाह और पैशाच विवाह। विवाह 8 प्रकार के होते हैं, हमने अपनी कक्षा में पढ़ा है। तो अमान्य विवाहों में कौन शामिल नहीं था? आर्ष विवाह शामिल नहीं था। विधवा विवाह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1829 में, 1856 में, 1891 में और 1899 में। तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में पारित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न, सोरोरेट क्या है? सोरोरेट पहला ऑप्शन शाली विवाह, वह विवाह, देवर विवाह, बहुपति विवाह। तो जो सोरोरेट है शाली विवाह। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं? दुर्खिम, फ्रेजर, टाइलर, मैक्स मूलर। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से
कौन जुड़े हुए हैं? तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से दुर्खिम जुड़े हुए हैं। दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो जो दादी हैं वो नातेदारी की तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। निम्नांकित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया? पीएच प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास। यह चारों समाजशास्त्र के विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं। तो इसमें से भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। वजन वाले लोगों की तुलना में मोटे लोगों का बीएमआई क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, कुछ भी हो सकता है, तो अधिक होता है। अगला, बीएमआर से आप क्या समझते हैं? बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय यूनिट और बॉडी रेट। तो बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। निम्न में से सामान्य से कम वजन वाले लोगों की बीएमआई के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इनकी बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग मीटर से 29.9। दूसरा, 18.5 से 24.9। तीसरा, 18.5 मीटर से कम होती है। तो जो सामान्य से कम वजन के लोग होते हैं उनकी बीएमआई 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम होता है। की प्रक्रिया में माध्यम का क्या तात्पर्य है? माध्यम का क्या तात्पर्य है? जो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत जो किया जाता है उसको हम संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया में माध्यम से क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन, प्रेषक के पास मौजूद सूचनाएं, विचार अथवा राय जिन्हें कि वह अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रेषक द्वारा सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मार्ग। तीसरा है, प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता की ओर भेजे गए विचारों अथवा सूचनाओं के जवाब में प्राप्तकर्ता द्वारा वापस प्रेषक की ओर भेजी गई सूचनाएं अथवा विचार। चौथा, संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण। तो हम जानते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में माध्यम से हम क्या समझते हैं? प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता की ओर भेजे गए विचारों अथवा सूचनाओं के जवाब में प्राप्तकर्ता द्वारा वापस प्रेषक की ओर भेजी गई सूचनाएं अथवा विचार। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से श्रवण दृश्य उपकरण का क्या उदाहरण है? टेप रिकॉर्डर, पोस्टर, टेलीविजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रवण सुन सकते हैं, दृश्य और देख सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर से तो हम क्या कर सकते हैं? केवल सुन सकते हैं। पोस्टर से केवल हम देख सकते हैं। लेकिन टेलीविजन जो हमारा है श्रवण और दृश्य उपकरण दोनों का उदाहरण है। जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया व जापान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार किस देश की जनसंख्या के बराबर है? चीन की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की और दक्षिण कोरिया की। तो हम जानते हैं अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया व जापान की कुल जनसंख्या को मिला देंगे तो हमारी भारत की जनसंख्या होगी। अगला, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 में कितनी थी? अभी आप लोगों को हमने अपनी कक्षा में बताया था, एक अलग से वीडियो आई थी कि जो हमारी जनगणना है 2011 की 2021 के उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2024-25 तक के लिए। तो जो जनगणना पर आधारित प्रश्न आएंगे वो सही आने की प्रबल संभावना है। उसको ध्यानगत रखते हुए हमारे ये प्रैक्टिस सेट में जनगणना से भी 2-4 प्रश्नों को ले लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितनी थी? 17 करोड़ 95 लाख, 19 करोड़ 95 लाख, 20 करोड़ 95 लाख, 21 करोड़ 95 लाख। तो हम जानते हैं कि यूपी की जनसंख्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 19 करोड़ 95 लाख थी। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 4 ऑप्शन दिया है, 16.7%, 17.7%, 18.7% और 22.7%। तो हम जानते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही है। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.64%, 6.65%, 2.65% और 7.65%। तो इससे ही पता चल जा रहा है कि जब हमारा दशकीय वृद्धि दर 17.7% है तो औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना होगा? 2 के आसपास होगा। तो हमारे ऑप्शन में 1.64% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है उसको जनसंख्या घनत्व से नवाजा जा सकता है।
तो भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 328 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और 402 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला, भारत में सर्वाधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि कब थी? 1901 से 1911, 1931 से 1941, 1961 से 1971 और 1991 से 2001। हम जानते हैं कि 10 वर्षों पर जो हमारी जनसंख्या होती है वह जनसंख्या की गणना होती है। हमारे भारत की 10 की जनसंख्या जिसे रिपोर्ट कहते हैं या जनगणना रिपोर्ट कहते हैं। सबसे पहले 10 की जनसंख्या या जनगणना 1881 में प्रारंभ की गई। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। इस समय मेयो थे और इस समय रिपन थे। तो जो प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि क्या थी, तो 1991 से 2001 का प्रश्न। बच्चे के अंतः व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष संबंध विकास के किस आयाम से परिलक्षित होता है? मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक और सामाजिक। तो इसमें ऑप्शन होगा संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के संदर्भ में उनकी अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा ऑप्शन गर्भावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। सबसे पहले बच्चा गर्भ में आता है, उसके बाद शिशु के रूप में होता है, उसके बाद बालक के रूप में होता है, बाल रूप भगवाना कहा ही जाता है, उसके बाद किशोर होता है और उसके बाद प्रौढ़ हो जाता है। आगे, मस्तिष्क विकास बाधित होता है सिर पर बार बार चोट लगने के कारण, प्रोटीन और विटामिन की कमी के कारण, कम रक्त बनने के कारण और पढ़ाई न करने के कारण। तो मस्तिष्क का विकास कब बाधित होता है? जब सिर पर बार बार चोट लगेगा तो मस्तिष्क का विकास प्रभावित होगा। वृद्धि एवं उनके विकास पर किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? अस्थि भंग के कारण, बार बार संक्रमण होने के कारण, रेडिएशन के कारण, व्यायाम न करने के कारण। तो बच्चे की वृद्धि एवं उनके विकास पर प्रतिकूल मतलब विकास नहीं होगा। विकास होना चाहिए लेकिन विकास नहीं होगा। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल मतलब उल्टा, विरोधी। तो बार बार संक्रमण होगा अगर बच्चे में, तो उनकी वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से विटामिन सी के बारे में कौन सा सही वाक्य है? यह वसा में विलीय विटामिन है जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश इस विटामिन का अच्छा सोर्स है। यह विटामिन घावों को भरने में सहायक है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन सी, जिसका नाम स्कार्बिक एसिड है, और यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बेरी बेरी, इसमें भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। यह विटामिन घावों के भरने में सहायक होता है। क्या समझते हैं? पोषण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं। तीसरा, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। अगला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पोषण विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान की, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत क्या है? भोजन बनाने एवं संग्रहण के दौरान पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखना, मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करना। पनीर मिलावटी है। पर्याप्त मात्रा में तरल लेना, उपरोक्त में से सभी। तो हम जानते हैं कि भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत में ये सभी चीजें शामिल है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया के होने की संभावना मुख्यतः किनमें होती है? गर्भवती महिलाएं, किशोरियां, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और ये सभी। वैसे तो अगर पूछेगा कि एनीमिया के होने की संभावना किस में होती है, ठीक, तो हमारा सभी ऑप्शन सही रहता, लेकिन मुख्यतः बात यहां पे लगा दिया है तो इसमें किशोरिया होगा। आगे, पोषक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं।
तीसरा, ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपयुक्त अनुपात में मौजूद होते हैं। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं, ये वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं। हमारा आज का इकाइयों से मिलकर बना है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन ए और प्लाज्मा। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। यह रही हमारी प्रैक्टिस सेट की चौथी कक्षा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप जरूर दें। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।